नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन गुजरात में नई उम्मीदों के साथ खत्म हुआ और बीजेपी अभी कांग्रेस की नई मजबूती और हौसले को देखकर ही हैरान थी कि आज एक और बड़ा झटका उसे लगा जब इंडिया गठबंधन के दलों ने फिर से एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप जानते हैं कि कई बार ये सवाल उठाए जा चुके हैं, जैसे क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? आखिर क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई? क्या इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग हो चुके हैं? ऐसे सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन ने औपचारिक तौर पर नहीं दिया और न ही उसे देने की जरूरत है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक बार बार तमाम दल कई मुद्दों पर एक साथ बीजेपी की नाक में दम कर चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में मोदी और बीजेपी का घेराव इसका ताजा उदाहरण है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। जी हां, इसी 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल के कानून के खिलाफ कहें तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं 10 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और सीजेआई इसके मुख्य कर्ता धर्ता होंगे। इधर आज इंडिया गठबंधन ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करने का जो खेल मोदी ने रचा है उसका खुलासा किया। इस बारे में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप जो है वो, फिर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआईएम, ऐसे तमाम दलों के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि वो किस तरह सरकार के नए अलोकतांत्रिक फैसले पर चुनौती देने वाले हैं। इस बारे में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक छोटी सी बानगी, एक छोटी सी बाइट उनकी सुनिए, गौरव गोगोई की सुनिए। तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 81J of the RTI Act. And now it says, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास है उसको काट दिया है। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया? कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है? तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया है। इसी मसले पर प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, सांसद, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। दोस्तों, ये इस वक्त हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को बिल्कुल छलनी किया जाए, साफ किया, खत्म करने की कोशिश की जाए और उसमें भी एक डिजिटल प्रोटेक्शन कानून लाकर चुपके से और देश में आपके सूचना के अधिकार को ही खत्म करने की कोशिश हो, तो इसका पर्दाफाश जरूरी है। आज जबकि देश भर में तमाम चैनलों पर सीधे सीधे तहव्वुर राणा की बात हो रही है, तहव्वुर हुसैन राणा, जो 26/11 घटनाक्रम के मास्टरमाइंडों में से एक है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। लगातार सुबह से लेकर अभी तक आप वही सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन इन सबके बीच ये खबर बहुत जरूरी है, तहव्वुर राणा पे भी बात कर लेंगे, लेकिन डाटा प्रोटेक्शन के जरिए कैसे आपके अधिकार को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, यह जानना जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है, सुन लीजिए जरा। आप सबकी आजादी पे भी एक चौतरफा हमला है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं, जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव करेंगे। वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है। स्पाइनलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है, वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया, गौरव जी ने,
कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम हो रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, वो आधार की टीम से बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद आरटीआई एक्ट का न्यू लॉ लाइन, जिससे वो अलाइनमेंट में आए। तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें निकली हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही निकली हैं, उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019, तो सुन रहे थे आप, यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हैं और कैसे आरटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि यूपीए के वक्त, यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त आरटीआई लाकर जनता के हाथों में एक बड़ा लोकतांत्रिक औजार थमाया गया था। बीजेपी इसे तो छीन ही रही है, साथ ही नई पाबंदियां भी लाने की तैयारी में है, जिससे स्वतंत्र मीडिया उसको बांधा जा सके, हमको आपको बांधा जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन ने बता दिया है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का काम वो विपक्ष में बैठकर भी मजबूती से कर रहा है। इधर रक्षा की जरूरत अब शायद नीतीश कुमार को भी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें डिप्टी पीएम बनने के योग्य बताया है। यानी कि आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए नीतीश बाबू, ये बात कह रहे हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे। इसे नीतीश का प्रमोशन न मानकर पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने की तैयारी समझा जाना चाहिए। आप याद कीजिए कि किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी का डिप्टी पीएम बनने के बाद हश्र हुआ। वही नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का झुंझुना दिखाने का मतलब है कि बीजेपी ने उन्हें बिहार से बाहर करने की तैयारी कर ली है। यानी बिहार में बहार और नीतीश कुमार नहीं, बल्कि बिहार से बाहर नीतीश कुमार हो जाएंगे। आइए जरा सुन लीजिए अश्विनी चौबे ने आखिर कहा क्या है, जिस पर बवाल मचना तय है। सुनिए जरा। हाँ, नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी तो उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हुए दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें मिलेगा जगजीवन राम के बाद। लेकिन क्या नीतीश बाबू ऐसा चाहेंगे या नीतीश बाबू को बाहर करने की ये साजिश रची जा रही है? इंडिया ब्लॉक छोड़ने का असली नुकसान शायद अब नीतीश कुमार को समझ में आए। वैसे भी जेडीयू इस बार हार की कगार पर है, क्योंकि मुसलमान वक्फ के नाम पर नीतीश से काफी नाराज हैं। 16 तारीख को मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कह लें, उसके 3 जस्टिस यानी 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया है। यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी अब डर रही है कि कहीं कोई फैसला ना ले ले सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले से कैविएट दायर कर दिया है। आपको बता दूं कि दोस्तों की कैविएट आखिर होता क्या है। कैविएट किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों या उच्चतम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कैविएट कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। यानी अगर आप कोई आदेश पारित करने जा रहे हैं तो मुझे आप सुन लीजिए। मतलब केंद्र सरकार को डर लग रहा है कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में बाजी उसके हाथ से निकल सकती है। वैसे इस वक्त देश में बीजेपी के शासन तले जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उसमें जरूरी है कि कोई ऐसा आदेश पारित हो जो इस नफरत पर रोक सके, नफरत को रोक सके। इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी रामदेव ने, वही रामदेव, योग गुरु रामदेव जिसको कहते हैं, वही रामदेव ने पतंजलि के शरबत को बेचने के लिए बिना नाम लिए रूह अफ़ज़ा को निशाने पर लिया है।
और कहा है कि इस तरह के शरबत पीने से मस्जिदों में और मदरसों के निर्माण को आर्थिक मदद मिलती है, अगर ऐसे शरबत आप पिए तो। वहीं अगर कोई पतंजलि का गुलाब शरबत पीता है तो उसका पैसा गुरुकुल, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड को जाता है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। रामदेव जैसे लोग योग का व्यापार करके अरबपति बन चुके हैं, लेकिन अब भी इनका मन नहीं भरा है, जो समाज में ये पूरी तरह वैचारिक दिवालियेपन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन जैसा विपक्ष ही उम्मीद की राह दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लंबे अंतराल के बाद तहव्वुर हुसैन राना, पाकिस्तानी नागरिक, कनाडाई पाकिस्तानी, मूल रूप से पाकिस्तानी लेकिन कनाडा और अमेरिका होते हुए अब इंडिया पहुंच गया और 26/11 का मास्टरमाइंड में से एक बताया जाता है। हालांकि 26/11 का केस लगभग समाप्त है, लेकिन फिर भी तहव्वुर राना को लाया गया। 2011 में तहव्वुर राना का मामला हेडली की जांच में निकल के आया था और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार और चिदम्बरम थे गृह मंत्री, इन लोगों ने मिलकर एक दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। 2014 से 2019 तक जो मोदी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे और कहते रहे कि हम बिल्कुल आतंकवाद खत्म कर देंगे, वो मोदी आखिर इस मसले पे आगे क्यों नहीं बढ़े? 2019 के बाद इस मामले पर केंद्र सरकार आगे बढ़ी और अब जाकर इसमें सफलता मिली है। यानी एक लंबे अरसे के बाद अब तहव्वुर हुसैन राना भारत आया है, लेकिन पीठ थपथपाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मगर आईना भी दिखाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तरफ तहव्वुर हुसैन राना, दिन भर खबर चल रही है, इसलिए इसका ब्यौरा हम आपको दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई को कैसे कमजोर किया जा रहा है और तीसरी तरफ वक्फ बिल के बाद क्या उधर नीतीश बाबू फंसे हुए हैं और फंसी हुई बीजेपी को किसी न किसी रूप से एक सहारे की जरूरत है। इन सब से नैया पार लग पाएगी क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। ये हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, वक्फ बिल से ही शुरुआत करते हैं, जिसकी सुनवाई 16 तारीख को अब निश्चित है और 3 जजों की पीठ बना दी है। इधर मुख्य न्यायाधीश ने संजीव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है, जो चीफ जस्टिस हैं, कि अभी तक उन्होंने अभी तक कोई गलत फैसला नहीं दिया है। अब सब कुछ उनकी तरफ, सारी निगाहें उनकी तरफ हैं, क्योंकि इनके साथ 2 जजों की पीठ, चाहते तो 2 ही जज की पीठ होती, लेकिन 3 जजों की पीठ उन्होंने बना ली है। तो इसका मतलब है कि फैसला 2 के बजाय 2:1 में आ सकता है, फैसला 3 का 3 आ सकता है, फैसला कुछ और आ सकता है। लेकिन फैसला आए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। इसको किस रूप में देखा जाए और क्या यहां दबाव में है नरेंद्र मोदी? हम आरटीआई पे भी आएंगे, हम तहव्वुर राना पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस पे क्या कहेंगे? जी, इस समय पूरे तरीके से इस देश की आबरू सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जी। जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे ताज्जुब भी होता है कि रामनवमी के जुलूस हों या और तमाम तरह की इस तरह की गतिविधियां जिस पर सरकारें कोई लगाम नहीं लगा रही हैं, लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, एक समाज को, 2 समाज को लगातार डराने का काम हो रहा है। और आश्चर्य तो ये भी है, आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, आज या कल का फैसला है, जिसमें रेप के लिए लड़की को ही दोषी माना गया है। बेहद जिसको आपत्तिजनक कहें, बहुत दुखदाई कहें, बहुत कष्टदायी कहें, इस तरह के निर्णय को सुनने के बाद यह लगता है कि जैसे अब भारतीय लोकतंत्र में तमाम संवैधानिक संस्थाएं ढह चुकी हैं और उन लोगों के हाथ में आ चुकी हैं जिसकी तरफ इशारा राहुल गांधी बार बार करते हैं कि संघ ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में अभी इस तरह की कोई धारणा सामने नहीं आई है और ये एक अच्छा संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक तरह से अब इस देश के ढहते हुए लोकतंत्र को और जो तमाम लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाएं, मान्यताएं हैं, उनको बचा सकता है। जाहिर तौर पर वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल लाया गया एक ऐसे दौर में जब देश की इकोनॉमी
पूरे तरीके से ढह रही है, जब शेयर मार्केट लहूलुहान हो रहा है, जब ट्रंप के जरिए टैरिफ इतना बढ़ाया जा रहा, उसका कोई जवाब नहीं है। चाइना के द्वारा जो हड़पी गई जमीन है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। तो मुद्दों से भटकाने के लिए वो हिंदू मुसलमान का ही मामला, वक्फ बोर्ड अधिनियम का मामला लेकर के आया गया और समूचे विपक्ष को धकेल दिया गया कि वो चर्चा ही नहीं कर सके। लेकिन एक अच्छा संकेत यहां पे भी मिला देखने को, सुनने को, कि लंबे समय के बाद विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर खास करके मुसलमानों के साथ खड़े होने का जो माद्दा दिखाया, उससे ये सरकार परेशान है। क्योंकि जो डरा करके रखा गया था, जो जेन्युइन मुद्दे थे, उन पर भी विपक्ष कई बार नहीं बोल पा रहा था। लेकिन इसमें इंडिया अलायंस की एकजुटता दिखाई दी, उससे सरकार हिली हुई है। और अब जब तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बहुत जल्दी ही तारीख तय हो गई। राजीव जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा धारा 370 के विषय में। वो तमाम ऐसे PIL हैं जहां पर सुनवाई ही नहीं हुई लंबे समय तक, अभी भी मामले लटके हुए हैं। और ऐसे में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर वो जो एक्ट लगभग बन गया है, उस पर सुनवाई की तारीख तय होना ये बताता है कि जस्टिस संजीव खन्ना वो ये इस देश के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, अभी सब कुछ नहीं ढहा है, अभी भी हमारे हाथ में वो संविधान को बचाने, उस संविधान की व्याख्या करने की ताकत मौजूद है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज एक सही फैसला जो संविधान सम्मत हो, जो इस देश के हित में हो, वो फैसला लेकर के आते हैं, तो सरकार की मुसीबत होगी। और सरकार ने इसीलिए वो कैबिनेट भी दाखिल की है। तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में है, और दबाव में सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं है। मैं समझता हूं कि दबाव बहुत बड़े हैं। वो दबाव है मिडिल क्लास का क्रश हो जाना, वो दबाव है नौजवानों के सामने बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा होना, वो दबाव है इस देश के दलितों और पिछड़ों का जो इस समय विद्रोही तेवर है, जो इस समय पूरा मूड है सरकार को हटाने का, वो उससे भी ये सरकार बहुत परेशान है। चाइना जिस तरीके से इस देश में घुसपैठ कर रहा है, उस पर सरकार को कोई सूझ नहीं रहा है, वो भी एक दबाव है। और राहुल गांधी बेहद मुखर होकर के आइडियोलॉजी से लेकर के और तमाम व्यवहारिक मुद्दों पर जिस तरीके से मुखरता के साथ खड़े हो रहे हैं, वो एक मुश्किल है सरकार के सामने। और इंडिया अलायंस की मजबूती भी है मुद्दों पर एक साथ खड़े होने की, और ये चुनौतियां, इनका सामना सरकार नहीं कर पा रही है। और इसीलिए तहाबुर राणा को लाया जा रहा है। ये प्रत्यर्पण जो हुआ है वो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, और इसमें भी क्या हासिल होगा। लेकिन ये गोदी मीडिया को पूरा मसला दिया जा रहा है कि आपको केवल इन मुद्दों पर ही बहस करना है, और बाकी जो बुनियादी सवाल हैं, जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की तरक्की से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। लेकिन ये देश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में इतना सारा प्रोपेगेंडा के बावजूद, राजीव जी इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, सारा प्रोपेगेंडा फिल्म से लेकर के और गोदी मीडिया तक, IT सेल से लेकर के RSS के तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, बावजूद इसके ये जो हिंदू मानस है उसको क्रश नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हैं वो अभी भी मैक्सिमम 50% से ज्यादा लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं यही इस देश की जीत है, यही इस देश की बुनियादी की जीत है, जिसको हिलाने में ये सरकार फेल है। बाकी तो जो तमाम मुद्दे हैं उस पर तो मोदी जी लगभग तय कर चुके हैं कि देश हो, देश की आबरू हो, लोगों की धन संपत्ति हो, लोगों का अपना जीवन हो, वो कहीं भी चला जाए, उन्हें चिंता सिर्फ अंबानी और अडानी की है, जो श्रीलंका जाते हैं और वहां आउटलेट खुल जाता है। तो इन C श्रेणी के देशों में जाकर के जो मोदी जी, प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जा रहा है, जहां प्रमुख सचिव वगैरह ये बहुत ज्यादा होते थे, अब वहां जाकर के केवल अंबानी और अडानी के लिए आप आउटलेट खुलवा रहे हैं। ये काम कभी इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोई साजिश रची जा रही है? और दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर अब यह है कि अब समय सुनिश्चित है, तीन जजों की पीठ भी अब गठित है और उसमें कैबिनेट भी दायर हो चुकी है इधर से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से। वक्फ पे पहले बात कर ले, रामदेव की बात भी करेंगे, बात तहव्वुर हुसैन राणा की भी करेंगे, बात आरटीआई कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, कैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल लाकर आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, उन सब की भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा इसकी बात, जो सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि सब कुछ तय है, कब सुनवाई होनी है, कौन सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार इसके लिए क्या सतर्कता बरत रही है, आखिर केंद्र सरकार की सतर्कता के पीछे का मायने क्या है? देखिए राजीव जी, वक्फ बिल के कानूनी पहलू तो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिसको मिली है। कोई दर्जन भर पिटीशन अब तक जा चुकी होंगी। उसमें कांग्रेस के एमपी की भी एक पिटीशन है, तमाम और सिविल सोसाइटी के लोगों की पिटीशंस हैं। और प्रथम दृष्टया संविधान का को ताक पे रख के ये बिल मालूम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये संविधान की कसौटी पर ये कैसे खरा उतरता है। ये हम लोग दिखेंगे हियरिंग में, लेकिन इसका जो राजनीतिक पहलू है, बीजेपी उससे थोड़ा परेशान दिखती है। राजनीतिक पहलू इसका ये है कि बीजेपी ने पास तो करा दिया, लेकिन संख्या जो लोकसभा में और राज्यसभा में आई 95 और 232 विपक्ष की, ये बीजेपी के लिए परेशानी का कारण है। दूसरी परेशानी का कारण किस तरीके से इनके एलाइज जो है वो राजनीतिक घेरेबंदी के सामने आए, डिफेंसिव है। लगातार आप देखिए कि चिराग पासवान किसी न किसी ढंग से मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव हैं। नीतीश कुमार इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी, उनके जब एमपी वहाँ राज्यसभा में बोल रहे थे तो वो ये बताने में ज़्यादा उन्होंने समय बिताया कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही है। लेकिन ये बिल आंध्र प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में एक परेशानी पैदा करेगा। और भविष्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि भविष्य में बीजेपी को अलाइंस ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। हिंदुस्तान की जो पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां, वो बीजेपी के मुद्दों की पॉलिटिक्स करके सत्ता में नहीं है या उनका वजूद नहीं है। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है जिसमें कि मुस्लिम वोट एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये राजनीतिक रूप से बीजेपी को परेशानी, खासकर नंबर की वजह से, तो एक तो ये परेशानी है उनकी। अब क्योंकि बिल पास करा दिया है और समय समय पर बीजेपी ये करती रहती है ताकि उनका जो वोट बैंक है 36%, वो जो है वो बना रहे किसी न किसी ढंग से। उसी में एक रोल तहव्वुर राणा भी प्ले करेगा, उसी में औरंगजेब उसी स्कीम में आते हैं। तो अब औरंगजेब को कुछ दिन विश्राम मिलेगा, अब तहव्वुर राणा को गोदी मीडिया चलाएगा बहुत दिन तक। अब औरंगजेब अपनी कब्र में जो है वो विश्राम करेंगे, क्योंकि अब उनकी कब्र खोदने कोई नहीं जाएगा। अब तहव्वुर राणा पे लगेंगे ये गोदी मीडिया, ये नफरत वाला जो मीडिया है जी, उनको कंटेंट एक मिल गया। मैं तहव्वुर राणा के रोल और उस पर जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हुई है पिछले कई सरकारों की, उस पर मैं आऊँगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी जो आपने बाइट सुनवाई अश्विनी चौबे की, जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बाइट है। देखिए राजीव, आपको याद हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ चर्चा की थी कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर एक सुगबुगाहट है, बहुत इनिशियल लेवल पे है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, यानी मोदी के साथ पावर शेयरिंग का मामला। और आरएसएस ये प्रयोग करती रहती है। आरएसएस ने ये प्रयोग वाजपेयी जी को कट्टू साइज करने के लिए भी किया था, जब इंसिस्ट किया आरएसएस ने कि आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए।
वो भी वाजपेयी जी की नागपुर यात्रा के बाद ही हुआ था। तो अश्विनी चौबे जो अब मंत्री नहीं रहे मोदी 3 में, और उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने किए। नीतीश कुमार का तो उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि नीतीश कुमार की जरूरत अब बिहार में नहीं है, संकेत दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने दूसरी एक बहस को जन्म दे दिया कि मोदी रिजीम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कुछ चक्कर चल रहा है। ये एक नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कल को होना होगा तो अलाइज में से समर्थक पार्टियों का नहीं होगा, वो होगा तो बीजेपी का ही होगा, जैसा कि आडवाणी जी बने थे। उस वक्त भी समर्थक पार्टियां थी, लेकिन उन समर्थक पार्टियों का नहीं बना था कोई। तो अश्विनी चौबे ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं, और ये एक नई बहस को जन्म देगा। अब एक बात करते हैं तहव्वुर राणा के मामले पे। देखिए, तहव्वुर राणा को भारत में लाने का जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है वो यूपीए के ज़माने से है। चिदम्बरम अमेरिका गए थे और बात हुई थी। उस वक़्त के विदेश सचिव ने भी बात की थी। उस वक़्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इस पे बहुत हिलेरी क्लिंटन तक से जो है मुलाकात की थी और कोशिशें की थी। कोर्ट के प्रोसेस होते हैं, उसको वहाँ पे सेंटेंस था 14 साल का शायद। अब इसका जो दूसरा पार्टनर है डेविड है कोलमैन हेडली जी, हेडली भी जेल में है, 35 साल की सजा है उसको। देखिए, मुंबई हमलों में जो हमले हुए थे उसमें जो लोग शामिल थे उनको तो उनके साथ तो न्याय हो चुका, और उसमें कसाब को फांसी भी हो गई, और उसका मुकदमा लड़ने वाले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्जवल निकम, जिन्होंने बिरयानी शब्द का इजाद किया था पॉलिटिकल वेपन के तौर पे, वो मुंबई से चुनाव भी हार गए, बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए और चुनाव भी हार गए। तो बहुत कुछ मुंबई हमलों में हो चुका है, फांसी हो चुकी है। साजिश का एक पहलू है कि जिसकी जांच होना बाकी है, हो रही है, चल रही जांच, उसमें ये इम्पोर्टेंट लीड प्ले करेगा। लेकिन ये राजनाथ सिंह के भी प्रयास थे। राजनाथ सिंह अमेरिका गए थे, तब भी ये बात हुई थी जब वो गृह मंत्री थे। मैं मोदी 1 की समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद के इसमें प्रयास थे। तो ये कलेक्टिव प्रयासों की वजह से ही आया। लेकिन मोदी सरकार और ये मीडिया तहव्वुर राणा को इस्तेमाल करेगी यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें इनको कोई ऐसा पॉलिटिकल माइलेज जो है वो हासिल हो, क्योंकि मुंबई हमले में सज़ा फांसी की हो चुकी है कसाब को। उसका सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा गुनहगार जो था, वो उसको सज़ा मिल चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक तरफ तहव्वुर राणा और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण है वो अश्विनी चौबे का जो बयान है उस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ बिल को लेकर जो अब कानून बन चुका है, प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूँ। वक्फ कानून, वक्फ संशोधन बिल वो कानून में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये मामला अब पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या निकल के आता है, लेकिन थोड़ी सी डरी सहमी हुई सरकार नजर आती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें हो रही हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में नीतीश कुमार को लेकर कि उस सरकार में अब नीतीश बाबू भी आए। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान में कहीं भी संसदीय पद पर उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, यानी कैबिनेट में है और आपको वो पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। क्या एक तरह से यहाँ केंद्र में लाने की जो बात छेड़कर कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है बिहार की सियासत से अब नीतीश बाबू आपको दूर भेजने की तैयारी चल रही है? बीजेपी क्या ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है इस जरिए? बीजेपी ये बात ही है कि नीतीश कुमार की जरूरत अब उसे नहीं है, लेकिन एक दाना फेंकने में, झुंझुना दिखाने में
या लटकाने में माहिर। तो नीतीश को ये कि शायद उनका महत्व बढ़ रहा है, उन्हें मौका मिलने वाला है। आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा, आपका इंटरनेट काफी डाउन है, दोबारा आप जुड़िए। इसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं, आप दोबारा जुड़ जाइएगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो ठीक रहेगा। अमलेंदु जी इन्हीं सवालों के साथ। जी राजीव जी देखिए, हाँ, एक तो जो राजीव जी वक्फ बिल की बात है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ जो है वो इसको सुनेगी, यानी जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले इसमें फैसला आएगा राजीव जी। इसका मतलब ये है बड़ी बात, वरना फिर ये किसी और को ट्रांसफर होगा। फिर सरकार की कोशिश ये होगी कि जस्टिस संजीव खन्ना के सामने इस पर सुनवाई ना होने पाए, तो 16 अप्रैल को सरकार कोशिश करेगी कि उसको समय मिले किसी भी बहाने से, तो ये उसकी तरफ से प्रयास होगा। लेकिन चूंकि सरकार कैबिनेट दाखिल कर चुकी है, तो इसलिए अब समय मांगने का सवाल नहीं उठता, चूंकि कैबिनेट आपका पहले से दाखिल हो चुका है। तो आप अब समय किस आधार पर मांगेंगे, चूंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको सुन लिया जाए, पहले आपका कैबिनेट लगा हुआ है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लगता है कि इस पे जो जिन लोगों की याचिकाएं हैं उनके वकील लोग इस पे कायदे से विचार करेंगे। अगर जस्टिस संजीव खन्ना के सामने ये जाता है और उन्हीं के सामने राजीव जी सुनवाई पूरी होती है, तो मुझे लगता है कि उनके रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फैसला इस पर आ सकता है, क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका मसला है, दूसरा कि आप दूसरे की जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये मामला है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर इस तरह की चीजें हैं, तो ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हार की तरफ बढ़ रही है राजीव जी। जीत भले ही गई हो, लेकिन अगर उस जीत में भी राजीव जी देखा जाए तो उसकी हार हुई है, चूंकि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन अगर 81 की संख्या है और 95 वोट अगर इस बिल के खिलाफ आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार ही है एक तरीके से देखा जाए, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा, जैसा आपने शुरू में कहा कि अब तक कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया, तो इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया तो आज ये भी इंडिया गठबंधन क्यों एकजुट होकर के बैठा? लगभग सभी दलों, जो मुख्य दल हैं, उनके सबके प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और एक साथ एक सुर में उन्होंने बातें कही। समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और शिवसेना तक सब लोग इसमें शामिल थे, तो उन्होंने इस पर अपनी बात रखी और ये बताया गया कि किस तरीके से धुप्पल में जो है वो डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करा लिया गया और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा उसकी आंच जो है राजीव जी उन पत्रकारों पे आएगी जो खोजी पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा उनको इसका लपेटने की कोशिश की जाएगी और इसके जरिए एक तरह से कहा जाए जो भ्रष्टाचार है उसको संस्थागत रूप और सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान किया गया है इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए, ताकि आप ये मालूम ही ना कर पाए कि भाई भ्रष्टाचार किसने किया, उसमें कौन कौन भ्रष्टाचार में शामिल है। तो ये एक तरीके से, यानी एक तरीके से राजीव जी की जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जो बात थी, अब वो यहाँ आ गई है कि खाऊंगा भी और किसी को सवाल पूछने भी नहीं दूंगा। ये भी है, खाऊंगा भी और किसी को सवाल नहीं पूछने दूंगा, यहाँ पर ये पहुंच गए हैं। अब राजीव जो नीतीश कुमार का मसला है, जो अश्विनी चौबे कह रहे हैं, अश्विनी चौबे ने राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के खिलाफ अब एक कोई लॉबी बनने लगी है, क्योंकि अश्विनी चौबे वो हैं जिनके टिकट कटा था लोकसभा चुनाव में और उस समय काफी ज्यादा नाराज थे, और मोदी जी अभी तक भी हैं, वो बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। तो बीजेपी का संसदीय दल का नेता का चुनाव क्या होगा, फिर ये होगा, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। और अगर नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है, अगर अश्विनी चौबे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा है कि नीतीश कुमार की विदाई तय हो चुकी है और नीतीश कुमार को वो बिहार की राजनीति से जाना होगा, ये एक तरीके से साफ है। तो अगर ये नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व कहने से नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नीतीश, मतलब बीजेपी के अंदर एक बड़ा धड़ा जो है वो मोदी जी के खिलाफ उठकर खड़ा हो रहा है। अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि जिस तरीके से आडवाणी जी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे अटल जी के समय में और सारी चीजें वही देखते थे, ठीक उसी तरीके से हमारे जो लौह पुरुष बताए जाते हैं अमित शाह जी, जो चाणक्य हो गए हैं, तो वो जो है वो सारा काम संभालते हैं। जैसे आडवाणी जी आकर के सब संभाला करते थे मोर्चा, उसी तरीके से शादी संभालते हैं। तो क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन अब जो इधर राग छेड़ दिया है अश्विनी चौबे ने, तो इसके जरिए इसका मतलब राजीव जी कोई लॉबी तैयार हो रही है एनडीए में और बीजेपी के अंदर खुद, जो मोदी जी को किनारे करना चाहती है और एक तरह से कहा जाए कि वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मोदी जी की नकेल जो कसी जाए। अब देखना ये कि मोदी जी इस नकेल से किस तरीके से उतारते हैं या ये चीजें और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं वो इसी तरीके की आ रही है कि मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक असंतोष बढ़ता जा रहा है। और अमित शाह जी जिस तरीके से बार बार घोषणा करते हैं कि मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद तो ये समझ में आने लगा है लोगों को कि अगर मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ था।
और अगर इसलिए हुआ था तो फिर भारतीय जनता पार्टी को विसर्जित कर देना चाहिए और इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी पार्टी कर देना चाहिए फिर। तो ये संघर्ष मुझे लगता है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ने वाला है। जी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे दौर में गुजर रहे हैं, सबसे कठिन दौर में। पार्टी में उनकी आवाज कमजोर पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी मौजूदगी का असर नहीं है, आरएसएस वाले उनकी सुनते नहीं हैं, तो ले देकर एक न एक हर जगह वे फंसते चले जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान को लेकर वे फंसाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात कर रही है। नीतीश कुमार को अगर उप प्रधानमंत्री बनाने की बात है तो ये वैसे ही है कि अब नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं बचे, या अब नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में नहीं बची। नीतीश कुमार के लिए झुंझुना है, गाजर है कि भाई दिल्ली आ जाओ, तुम्हें उप प्रधानमंत्री बना देंगे, और वे अपना डेरा तंबू छोड़कर, पटना छोड़कर वो दिल्ली आ जाएं, तो उनके लिए एक लालच की बात है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे कठिनतम दौर है, और बीजेपी के साथ के जो संगठन है, उनकी पार्टियां, एनडीए की दूसरी पार्टियां, उन्हें भी अपनी राजनीतिक पराजय, अपना राजनीतिक अंत शायद करीब नजर आता आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में भी न चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2029 करीब आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये सरकार चलेगी, कैसे चलेगी, और मुश्किलें इसके सामने बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार झुंझुने के इंतजार में है कि कोई झुंझुना मिले, पलायन उनका इज्जत से हो जाए कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूं, बिहार में मुझे भगाया नहीं गया, निकाला नहीं गया, बीजेपी ने पीठ में खंजर नहीं भोंका। जो बीजेपी की परंपरा रही कि जिसके साथ रहते हैं उसका भला कभी नहीं करते, तो ये नीतीश कुमार को लगता होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए धनंजय कुमार जी भी। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। नीतीश बाबू की बात हो रही है एक तरफ, और अश्विनी चौबे ने जो ऑफर कर दिया है उसको कैसे देखा जाए? अश्विनी चौबे उनको उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री क्या झुंझुना मात्र है या सीधी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी को? अनम्यूट कीजिए प्लीज। उल्टा करने पर होता है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। उल्टा करता हूँ तब होता है, मतलब उसको बंद करता हूँ तो आवाज आती है। जी अच्छा है। जी। तो अब ये देखिए कि ये अश्विनी चौबे कौन है जो अपने अभी जो बोल रहे थे अमलेंदु भाई कि जिसका अपना टिकट का ठिकाना नहीं है, वो दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना रहा है। उप प्रधानमंत्री क्या है? द्वारपाल बनाना है? उप प्रधानमंत्री मतलब होता है कि अमित शाह जी को खतरा है। तो ये गप्पी लोगों का समूह है, गप्पी लोग गप ही करेंगे, और अश्विनी चौबे जी की कोई हैसियत नहीं है। वो आरएसएस के नेता हैं, आरएसएस में रहे, वो कुछ बोलते रहे, लेकिन इनका कोई वजन है क्या? लड़ लेते, नहीं लड़ पाए चुनाव। अब इनकी कहीं जगह नहीं है तो कुछ कहानी बना रहे हैं ताकि इसी बहाने चर्चा हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प क्या बीजेपी के पास है? वो प्रधानमंत्री क्यों ऑफर कर रहा है? अभी उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहले तो ये बात हो रही थी कि अभी उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर वो उप प्रधानमंत्री है तो फिर उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ है कि उनको जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वही उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कि अगर लास्ट आपने देखा होगा जब अमित शाह जी गए हुए थे तो अमित शाह जी के साथ वहां पे एक महिला आई चेक लेने के लिए। नीतीश कुमार ने उस महिला को कहा कि कैमरे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ, लेकिन किस तरह से मीडिया में बयान चलाया गया, किस तरह से जो उनके बगल में सम्राट चौधरी खड़े थे वो किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। जो जनगण मन वाला प्रकरण भी आपको याद होगा, तो जनगण मन कहा गया कि वो 2 जगह से बज रहा था, 2 लोग बजा रहे थे और आगे पीछे कर दिया। तो नीतीश कुमार की छवि खराब करने की लगातार कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह हो गई है 2020 से, वो तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार हमको चाहिए या नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार के बिना उनको अपनी जगह दिखाई पड़ रही है कि कैसे सत्ता में आए। नीतीश कुमार है तो लग रहा है कि सत्ता में है, लेकिन हम हैं नहीं कहीं। तो उनको ना लेफ्ट करवट चैन आ रहा है, ना राइट करवट चैन आ रहा है। बाकी उनके पास, हमारे बिहार में एक शब्द है पेटकुनिया, उनके सारे नेता जो है पेटकुनिया दिए हुए हैं।
क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है कि बिहार में अपनी सीट भी जीत पाए। कोई एक नेता बताइए बिहार में बीजेपी का जो अपने दम पर जीत ले। गिरिराज सिंह कभी यहाँ कभी वहां, किस आधार पर जीतते? गिरिराज सिंह दो आधार पर जीतते हैं, एक तो नीतीश कुमार का सपोर्ट होता है, दूसरा जो होता है कि जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, और तीसरा है कि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है। तो बिहार में अभी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी का विकल्प नहीं है इनके पास। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से घुस रही है बिहार में, उससे इनको बेचैनी और बढ़ गई और उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है, ये बात मान लीजिए। और इसलिए मान लीजिए कि नीतीश कुमार की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, प्रशासन चल रहा है, चीजें हो रही है, सब अपनी जगह सही है। अभी इनकाउंटर देखिए वहां वापस होना शुरू हो गया, बीच में कहा गया कि अपराधियों पे नियंत्रण नहीं है और खूब अपराध हो रहा है, लेकिन अब लगातार इनकाउंटर हो रहा है। कुंदन कृष्णन को वापस बुलाया गया है एडीजी बना करके। कुंदन कृष्णन उनके बड़े करीबी ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर रहे। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ये जो बीजेपी वहां जो दाव चल रही है, फिर गड़बड़ दाव है कि अगर एक और मैं बताऊं कि जिस तरह से पप्पू यादव ने एक बयान दिया, पप्पू यादव ने क्या बयान दिया? पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। फिर जो है राजद के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जो बड़े मुस्लिम नेता है, पुराने नेता है, लालू जी के समय के नेता है, उन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार पे कोई हमला नहीं किया। क्यों हमला नहीं किया नीतीश कुमार पे? आरजेडी में भी उस तरह के हमला लोग नहीं कर पा रहे। तो ये पता है सबको कि अगर कहीं लगता है कि कुछ सीटें कम पड़ रही है, चाहे वो आरजेडी गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है उधर सीटें कम पड़ रही है या बीजेपी की तरफ कम पड़ रही है, तो नीतीश कुमार को मना लिया जाए, नीतीश कुमार की पार्टी में तोड़ फोड़ कर ली जाएगी। तमाम तरीके की कवायद चल रही है उनकी और कोशिश भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक जब तक नीतीश कुमार हैं, बल्कि वो चरण पादुका रख के करवा लीजिए, नीतीश कुमार का वो 15% का वोट बैंक वो तब से है जब से वो खड़े हुए हैं। बीच में 22% वोट हुआ था जब 2010 का चुनाव जीता था उन्होंने। उसके बाद लगातार उनके पास 15% वोट है। 2014 में भी जब लोकसभा में 2 सीट जीत पाए थे तब भी उनका 15% वोट था। 2020 में जब 43 सीटें आई तब भी उनका 15% 16% वोट था। तो वो 15-16% वोट जो इंटैक्ट है वो कौन वोट बैंक है, वो कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी को चिंता है कि अगर नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं, नीतीश कुमार हट जाते हैं, तो ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये उप प्रधानमंत्री पद का जो शोषा फेंका गया है उससे मोदी को खतरा नहीं है, उससे अमित शाह को भी खतरा नहीं, उससे ये है कि नीतीश कुमार के वोटर को ये बता दिया जाए कि ये विधानसभा चुनाव तो इनके नाम पे लड़ लिया, अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, वहां प्रधानमंत्री बनाए, फिर उन्हें उपराष्ट्रपति बना देते हैं। लेकिन जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो तबीयत उनकी खराब है, वैसे में क्या उनको कोई दूसरा संवैधानिक पद देश में दिया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है राजीव भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे आखिरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसी स्थिति में जहां नीतीश कुमार कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि राष्ट्रगान के समय वो कहीं और देखने लगते हैं, चलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी बातें उनकी सामने आई हैं और जिसमें उनकी स्थिति के बारे में, उनकी हालत के बारे में बताया जाता है कि स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं है और ऐसे में उनको स्वास्थ्य लाभ लेने की ज़रूरत है, ठीक होने, दुरुस्त होने की ज़रूरत है। और जब तक वो दुरुस्त नहीं होते हैं तब तक क्या कोई और उच्च पद पर वो विराजमान हो सकते हैं? एक सवाल है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नीतीश बाबू, बीजेपी दोनों चूंकि सहयोगी हैं दोनों दल, तो आपस में करना चाहिए। लेकिन ये शिगुफा छोड़कर क्या यहाँ से इस विमर्श को किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है? क्या यहाँ से नीतीश बाबू को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, या यहाँ से ये बताने की कोशिश हो रही है जो वो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल के आए हैं, नागपुर में मत्था टेक के आए हैं, उसके बाद से थोड़ा बदले से नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के साथ एक डिप्टी को लगाने की कोशिश की जा रही है? आरएसएस ऐसा चाहता है कि किसी डिप्टी को लगा दिया जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगाया गया था लालकृष्ण आडवाणी को, और ऐसे में नीतीश कुमार का नाम यहाँ लाया जा रहा है। या नीतीश कुमार का नाम ही रहेगा या बीजेपी से कोई और आएगा? यह सब कुछ देखना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से
बिहार में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। उधर आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद पे हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ के कोई भी डिप्टी बनना चाहेगा क्या, जरा सोचिएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन आओ एक बार फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आरटीआई कानून का जिक्र भी आज और उसमें भी इन सब के साथ साथ चल रहा था। आरटीआई कानून के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा और वक्फ बिल को लेते हुए नीतीश बाबू, क्या दो बातें यहाँ, एक तो रामदेव की बात जो रूह अफ़ज़ा का नाम न लेते हुए, लेकिन रूह अफ़ज़ा आज का शरबत नहीं है, उस ज़माने से रूह अफ़ज़ा हम लोग पीते आए हैं और उसके काउंटर में पतंजलि के शरबत को लाकर और जो बात कह रहे हैं रामदेव, वो कितना जायज़ है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि तहब्बुर राना लगातार चलना, और तीसरी बात वक्फ बिल को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में है। इन सब को मिला के और नीतीश बाबू पर एक नया बयान आना, क्या ये सब कुछ अगर इन सबको जोड़ा जाए तो एक मूल मुद्दा अभी जो वक्फ बिल का है, वक्फ कानून का है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश माना जाए इसको? ये सारे तो मुद्दे इसी के लिए हैं कि लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए। और ये ऐसा दौर है जिसमें रामदेव जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी दुकान चलानी है। बाबा रामदेव मोदी जी के शासन में आते आते वो लाला रामदेव में तब्दील हो गए। और उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, यहाँ लव जिहाद जैसा टर्म आया था और बाबा रामदेव शरबत जिहाद लेकर के आया हुआ है। बड़ा ताज्जुब क्या दुख होता है कि इस देश में व्यवसायी जब इस तरह के हो जाएं, जो हिंदू मुसलमान विभाजन करके, और इसी रामदेव के यहाँ जांच में कितना फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, कितना और मिलावट पकड़ी गई, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अब ऐसा लगता है इन तमाम व्यवसायियों को भी, राजनीतिज्ञों को, कि आप केवल हिंदू मुसलमान कीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आप जितना मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप उतने ही बड़े राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त होंगे। और इसके जरिए व्यवसाय और राजनीति में भी जो आज लोग सत्ता में हैं, उनके लिए राजनीति देश को बनाने वाली नहीं है, बल्कि सत्ता में रह करके अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है। वो देश के लोगों के लिए राजनीति नहीं है, जो स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के और संविधान सभा में, जिसे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कि लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। अब हालात क्या है कि ये सरकार जब चुनी जाती है तो किसके लिए होती है? आरएसएस के लिए होती है, बाबा रामदेव के लिए होती है, अंबानी अडानी के लिए होती है। और रामदेव जैसे लोग बेशर्मी के साथ हिंदू मुसलमान करके और कोरोना काल में झूठ बोल करके लोगों की जिंदगी दांव पर लगा करके ऐसे वक्त में भी वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इनको कहते हैं असली, जिसको आप कहें कि ये है जो लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। ये इनको पिशाच की संज्ञा दी जाए तो बेहतर शब्द है मेरे हिसाब से। और मोदी जी कर, अब बिहार को आप कैसे बचाएंगे, ये दूसरा आपका सवाल है। अश्विनी चौबे का जो बयान है, निश्चित रूप से नागपुर नरेंद्र मोदी गए और तब से कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं हुजूर। और ये भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है कि योगी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन आरएसएस के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ भी ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। और उसकी वजह वही है कि मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, उनके दूसरे सिपाही सलार कुछ बोलते हैं। क्या होगा फिलहाल कोई बहुत सटीक तरीके से नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है जिसकी तरफ इशारा प्रशांत जी ने किया कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, खेल तो कुछ चल रहा है। लेकिन आरएसएस सत्ता में रहना चाहता है और उसके लिए अगर उसको भी कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो वो करेगा। क्योंकि अब जो हालात है आरएसएस के, आरएसएस वो 75 और 80 साल का आरएसएस नहीं है। ये वो आरएसएस है जो 10-11 साल से लगातार मलाई छान रहा है, जिनके ही तमाम मामले सामने, और जैसे ही सरकार ये हटेगी आरएसएस के लोग भी जानते हैं कि उनके काले चिट्ठे, उनके कारनामे खुल करके सामने आएंगे। इसलिए वो किसी तरीके से मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी लोग हो, वो ये चाहते हैं कि ये
चीजें कंटिन्यू बनी रहे। नीतीश कुमार पर तो पहले से ही नजर रही है बीजेपी की, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जड़ मूल से खत्म कर दिया जाए, बीजेपी के नेतृत्व में वहां सरकार बनाई जाए। वहां पर अवरोध नीतीश कुमार है, अवरोध उस रूप में कि जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स रही है, बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, जो सामाजिक न्याय का जो शुरुआती आप ये कहिए जो सुगबुगाहट है कांग्रेस पार्टी के समानांतर कि एक अति पिछड़ा समाज को भी जो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया और आगे बढ़ाया था उस मामले को, तो वो उसको पकड़ा है नीतीश कुमार ने, जो अति पिछड़ा समाज है, महादलित है। यहां पर बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही थी अभी तक, और जैसे ही नीतीश कुमार वहां से हटेंगे ये सारा वोटर उसके चंगुल में होगा। तो ये वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एनी हाउ निपटाया जाए, बिहार से बेदखल किया जाए, और उसके बाद बिहार में भी वो उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह, गुजरात की तरह या मध्य प्रदेश की तरह वहां अपना राज्य कायम करें। हालांकि इस बार परिस्थितियां उनकी ठीक नहीं दिख रही हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत हुई है उसी वक्फ बिल को लेकर के, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल केवल ध्यान भटकाने के लिए था, लेकिन बहुतों को उसने निपटा भी दिया है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या यहाँ पे आपके नीतीश कुमार हो, तो ये जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनके गठबंधन जो साथी हैं उनके खिलाफ जा रही है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है, ये फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार की अब पारी समाप्त है, ये भी चीजें दिख रही हैं। तो नीतीश कुमार के मन में ये पैदा करना लेकिन एक हम सम्मानजनक विदाई आपकी चाहते हैं और उसके जरिए उनको थोड़ा साइलेंट मोड पर रखना, ये एक खेल बिहार में चल रहा है जो मुझे दिखाई पड़ता है। और ये तो अब लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की न तो अब कोई वापसी संभव है और न ही नीतीश कुमार अब बिहार में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये भी है तो तेजस्वी हैं जो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है वहां पे प्रबल रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी एक बेहतरीन पॉलिटिक्स वहां पे सामाजिक न्याय और जो सामाजिक समीकरण है उनकी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो खुद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठीक वैसे ही निपटा दिया, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर भी, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे साहब को निपटाया या उड़ीसा में उन्होंने पटनायक साहब को निपटाया। और यही बीजेपी है जो अपने छोटे छोटे साथियों को वो खा जाती है, खत्म कर देती है अपने साथ रख करके। यही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। राजीव जी जी नीतीश कुमार के साथ। और लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि एक अलग चक्रव्यूह में फंसे हुए यहाँ नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जिस बारे में राहुल गांधी चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे थे संसद के अंदर, और वो धीरे धीरे, भले अभी उजागर नहीं हो रहा है, भले एक धुंध सी दिखाई दे रही है, कई लोगों को लगता हो कि हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो सियासी तूफान की तरफ ले जाते हुए नहीं दिखाई देता आपको? जी देखिए राजीव जी, आरएसएस बड़ा स्ट्रेंज तरीके से काम करती है, ये हम लोग देखते रहे। और अश्विनी चौबे का जो बयान है, इसलिए मैं उसको बड़ा गंभीरता से ले रहा हूँ कि ये टेस्ट बलून इस तरीके के आरएसएस उड़ाती रहती है। अश्विनी चौबे का बयान, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी निगाह में नीतीश कुमार को वो टारगेट नहीं कर रहा है। ये बयान उनसे आरएसएस से दिलवाया है और ये मोदी को टारगेट कर रहा है। और नागपुर में 30 तारीख को जो मोदी गए, 11 साल बाद पहली बार 11 साल में, उसकी बहुत सी बातें अब निकल कर आ रही हैं। जो मोदी और आरएसएस के बीच में कुछ बातें हुई हैं जो छन के बाहर आती हैं, उसमें अब दिखाई दे रहा है कि उस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ भी एक किरदार हैं जिन पे फैसला होना है कुछ। उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट, ये बात लगभग वहाँ से बड़े सूत्रों से आई है बाहर, कि बीजेपी का प्रेसिडेंट अब रबर स्टैंप मोदी अमित शाह का नहीं होगा। इस बात को धीमे धीमे आरएसएस लीक कर रही है।
उसी प्रक्रिया में अश्विनी चौबे का ये बयान है। अब मैं फिर से कह दूं कि आपको याद होगा कि मैंने जब ये मोदी जी गए थे तो ये मैंने इस बात को संकेत दिए थे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात भी हो सकता हो, और इसी कार्यकाल में मोदी जी के हो। वो 2026 में होता, 27 में होता, अलग बात है। लेकिन ये मुझको अंदाज नहीं था कि आरएसएस इतना जल्दी पब्लिक डोमेन में इस डिबेट को ले आएगी। आरएसएस इसको पब्लिक डोमेन में इस डिबेट को ले आई कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी एक गुंजाइश है। अब आप देखिए इस पे काफी राजनीति होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये अश्विनी चौबे को मंत्री नहीं बनाया गया तो इन्होंने इसलिए ऐसा बयान दिया, या ये बयान नीतीश कुमार को टाकर करके दिया। तो लेकिन ये निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ये बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से इसको फ्लोट किया गया कि देखिए इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। तो दो बातें हो रही हैं वहां पे। एक, बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। जो 5-6 नाम यहाँ पे चर्चा में थे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का नाम हो, चाहे वो और लोगों का नाम हो जो मोदी के करीबी माने जाते हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या प्रहलाद जोशी हो, उन नामों को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब जो प्रेसिडेंट का नाम आएगा वो कोई ना कोई बहुत सरप्राइजिंग होगा, और ये बात लगभग तय है कि प्रेसिडेंट अब वैचारिक रूप से जो संगठन का हो और वैचारिक रूप से आरएसएस का हो वो आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है जिसने कांग्रेस से ज्वाइन किया हो, इनका बड़ा करीबी हो, उसको बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो एक तो ये बात लगभग तय है, और इसमें अश्विनी चौबे का बयान इसलिए मुझको बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि आरएसएस ने इस डिबेट को पब्लिक डोमेन में लाके खड़ा कर दिया है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बात एक बड़ा आपत्तिजनक ट्वीट किया है बीजेपी ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऊपर बिठाया गया, उसको उसमें कांग्रेस ने सफाई दी है कि उनकी कुर्सी इसलिए ऊपर अलग कुर्सी रखी गई क्योंकि उनके घुटने में तकलीफ है। ये सब लोग जानते हैं, हम लोग उनके वीडियो देखते हैं और उनको आमने सामने भी देखते हैं। ये दलितों के इतने खैरख्वाह हैं कि एक फिल्म बन रही है, आप मानसिकता देखिए, एक फिल्म बन रही है फुले, ज्योतिबा फुले में, उसमें से मनुवाद और तमाम सारे शब्द हटा दिए गए, सेंसर ने हटाए। किसके कहने पर हटाए? ब्राह्मण संगठनों के कहने पर हटाए। ये तो दलितों के प्रति मानसिकता है, और केवल दलितों के प्रति नहीं, उनके जो आदर्श हैं उनके प्रति आस्था है कि अगर, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब फुले साहब थे और उनका संघर्ष सबको मालूम है किस तरीके की शब्दावली थी। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकता था, ये कहानियां प्रचलित हैं, और कि वो 2 साड़ियां लेकर अपने साथ चलती थी, वहां जाके बदलती थी स्कूल में। बिल्कुल। तो ये वही लोग जो कीचड़ फेंकने काम करते थे, वही लोग फिर से सक्रिय है और सेंसर करवा रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस जुड़े हुए लोग हैं ये। और आपको बड़ी फिक्र हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की, उन्होंने तो अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी में, चुन कर आए वो, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बनाइए किसी को अध्यक्ष, ऐसे किसी को जी। और आखिरी बात जो रामदेव का मामला है, देखिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप भी अखबार निकालते हैं, टीवी चैनल है, तो क्या अपने टीवी चैनल अखबार को प्रमोट करने के लिए क्या दूसरे अखबारों को आपको गाली देनी पड़ती है? जरूरत ही नहीं है ना, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के अलावा ये बिजनेस प्रैक्टिस भी नहीं है कि अगर कोई
कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, कोई शरबत है, कोई आइसक्रीम है, वो अपने ब्रांड को प्रमोट अपनी गुणवत्ता के आधार पर करता है। वो ये नहीं कहता कि उसकी वॉशिंग मशीन कपड़े गंदे धोती है, फाड़ देती है। कभी ऐसा विज्ञापन देखा आपने? नहीं। मेरा ये कहना है कि नफरत वाला मामला तो है ही, ये कंपटीशन कमीशन में लीगल केस है कि आप अपने ब्रांड को प्रचार करने के लिए दूसरे ब्रांड को आप खराब नहीं बता सकते, और दूसरी बात नफरत का सहारा ले रहे हैं आप। इस पे तो पुलिस की एफआईआर भी बनती है और इस पे कानून के सम्मत काम भी हो सकता है कि कंपटीशन कमीशन का ये बिल्कुल स्पष्ट केस है कि अगर आप रूह अफ़ज़ा को टारगेट करके ये बात कह रहे हैं और नफरत की बात कह रहे हैं। रूह अफ़ज़ा तो 119 साल पुराना ब्रांड है राजीव जी, हम सबके घरों में होता है, बचपन से होता है जी। तो रूह अफ़ज़ा ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए क्या किसी और को उन्होंने नीचा दिखाया क्या? कोई नफरत बेची क्या? और हमको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का ब्रांड जो 1906 में आया था वो पूरी दुनिया में जाता है। मैंने रूह अफ़ज़ा को विदेशों के स्टोर में भी देखा है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके की बात तो कानून के हिसाब से भी गलत है, और इस पे कंपटीशन कमीशन को या इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि इसको कोर्ट में ले जाए इस मामले को। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोर्ट में जाना चाहिए। अब ये देखते हैं कौन जाता है, लेकिन कोर्ट से भी बहुत उम्मीदें हैं। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास ज़रा, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूं। धनंजय जी, रामदेव की बात हो रही है, बात तहव्वुर राना की भी हो रही है, बात जो है वो आरटीआई एक्ट को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है उसकी बानगी आज पेश की गई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया। और आप किसी भी मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन एकजुटता दिखाई दे रही है, जिस बारे में 2024 के रिजल्ट के बाद कहा जा रहा था कि इन लोगों के बीच तो कोई एकजुटता है ही नहीं, कोई बैठक नहीं हुई, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एक साथ हैं या बिखर चुके हैं। ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भले वो डिजिटल जो आरटीआई का है उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, उसको कैसे कमज़ोर किया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ज़रिए, लेकिन यहाँ एकजुट होना, एक मंच पे आना दिल्ली के प्रेस क्लब में, इसको किस हिसाब से देखा जाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष की एकता तो जो है बहुत जरूरी है, और जिस तरह से संविधान पे हमला है, संविधान समझिए कल खत्म हो जाता है, और जिस तरह से है को तो एकदम लगभग जो एवी गोगोई साहब को आप दिखा रहे हैं, इन्होंने जो एक इंटरव्यू एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें तो कहा था कि ये मोदी का दरबार है या संसद है। संसद क्यों बनाई गई? संसद बनाई गई कि हम तमाम लोग बैठ करके, पक्ष विपक्ष के लोग, चाहे निर्दलीय हों, चाहे किसी पार्टी के नेता हों, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, सब बैठ करके विमर्श करेंगे, विचार करेंगे कि देश की समस्याओं का निपटारा कैसे हो। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। पंचायत में किस तरह से लोग होते हैं? पंचायत में गांव में जो लोग होते हैं वो जाति और धर्म और पार्टी से परे होते हैं। आप पंच परमेश्वर अगर याद कीजिए, कहानी प्रेमचंद की जो कहानी थी पंच परमेश्वर, वो प्रतिनिधि कहानी है संसद की, लोकतंत्र की कहानी है। कि गांधी भी जो कह रहे थे कि गांवों से हम चलते हैं, तो पंचायत की पूरी व्यवस्था जिसको राहुल गांधी ने राजीव गांधी ने वापस रिवाइव किया था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पूरी देश में आज चल रही है, वो क्या था कि हम मिल बैठ करके, चूंकि हम विविधतावादी हैं, हम अलग अलग जाति में बटे हैं, अलग अलग धर्म में बटे हैं, अलग अलग रीति रिवाज में बटे हैं, अलग अलग हमारी भाषा है, हमारा खान पान है, हमारा बोलचाल है, सब अलग अलग है, लेकिन हम भारतीय है। संविधान ने कहा कि आप भारतीय हो, चाहे किसी भाषा के बोलो, आप चाहे किसी प्रदेश के हो, आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी लिंग के हो, आप भारतीय हो। साथ में ये भी संविधान ने हमको कहा कि भाई जो पिछला इतिहास था उसको आप दफना दीजिए, ये लीजिए हम चादर डाल देते हैं, और अब यहां से सोचिए कि हर आदमी बराबर है,
संविधान की नजर में, जो राष्ट्र है हमारा उसकी नजर में, जो सरकार होगी उसकी नजर में, और कोई भी समस्या हमारे बीच होगी तो हम बैठ करके संसद में उसको शांतिपूर्ण तरीके से बात करके, विमर्श करके, संवाद करके उसको हम हल करेंगे। यही इसीलिए संसद बनी। लेकिन बीजेपी का पिछला 11 साल देख लीजिए, क्या कभी किसी दिन संसद सहमति से चली? पिछली बार जब अभी 2024 में उनको नहीं आया बहुमत तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा संसद को तो सर्वसम्मति से चलना चाहिए। तो चलना चाहिए कैसे? अपने आप कोई ऑटोमेटिक मशीन है जो चलने लगेगी संसद? आप चलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगी संसद? देखिए, नासिर हुसैन का जो वक्फ बोर्ड पे जो नासिर हुसैन ने भाषण किया, डॉक्टर नासिर हुसैन जी, जो कर्नाटक से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, याद दिलाया बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी के नेता को सब याद रहता है, वो अब नहीं वर्ड नहीं बोलता हूँ, हमारे पास गांव वाला वर्ड आ जाता है, वो बड़ा भदेश हो जाता है, वो थुथुर बोलते हैं हमारे यहाँ। लंढा सांप जो होता है ना, एक बहरा सांप भी उसको बोलते हैं, उसको बड़ा थुथुर बोलते हैं। तो वो थुथुर वाला हाल इनका हो जाता है। और ये जो है कहा कि 1995 में और 2013 में जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाया गया था वो बीजेपी की सहमति से बिल बना था, विधेयक बना था जो कानून का रूप लिया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अपीजमेंट करता है ये कानून। तो अपीजमेंट करता है तो क्या आपके बीजेपी के जो नेता थे, जो राजनाथ सिंह यहाँ बैठे हैं, जो वाजपेयी जी थे, जो अडवाणी साहब थे, क्या वो आपकी पार्टी में आपसे छोटे नेता थे? आप उनसे बड़े नेता थे? ये भी सवाल किया और बड़े तथ्यपरक सवाल। लेकिन क्या उन्होंने माना? फिर जिस तरह से आप जबरन बहुमतवाद भारतीय लोकतंत्र नहीं है। बहुमतवाद होता तो फिर तो संसद की जरूरत क्या थी? लोगों ने वोट दे दिया, चुन लिया, जिसको बहुमत है सरकार बना ले, और सरकार बनाने के बाद जो मन करे 5 साल करे, वो कौन बोलने वाला है? फिर विपक्ष के होने का मतलब क्या है? अगर विपक्ष को उन्होंने देखिए जेपीसी की भी बात कही नासिर हुसैन ने कि जेपीसी में आपने किसी की बात रखी नहीं। जेपीसी का मतलब क्या हुआ फिर? तो आप जेपीसी का मतलब नहीं रहने देते हैं, आप संसद का मतलब नहीं रहने देते हैं, आप कानून व्यवस्था का मतलब नहीं रहने देते हैं, अपने न्यायपालिका को एकदम पंगु जैसा बना दिया, अपने पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया। ये क्या है? संविधान कहाँ चल रहा है? संविधान तो कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो बाबा रामदेव जो बहुत सही कह रहे हैं प्रशांत भाई कि बाबा रामदेव पे केस क्यों नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं प्रशांत भाई, बाबा रामदेव वाला केस तो हमदर्द लड़े या कौन लड़े, हम सब लड़े। आप ये मुझे बतलाइए कि जब रामनाथ कोविंद गए थे पुरी के मंदिर और उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया राष्ट्रपति को कि आप दलित हो, द्रौपदी मुर्मू भी गई थी तो नहीं जाने दिया कहीं, ये क्या है? क्या ये संविधान विरोधी नहीं है? क्या इस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए था? क्या सुमोटो कोर्ट को नहीं लेना चाहिए था? जिस तरह से अभी वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसका राहुल गांधी ने भी कल जिक्र किया, वहां का राजस्थान में राजस्थान विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो जो मंदिर गए तो मंदिर से लौटने के बाद उनके जो बीजेपी के एक नेता है उन्होंने बाकायदा गंगा जल से धोया, और धोया ही नहीं, बोला, कहा क्या कि ये अपवित्र कर देते हैं मंदिर को ये लोग आकर के। ये क्या है? ये संविधान के घोर विपरीत है। संविधान का कि ऐसी की तैसी कर रहे हैं आप। तो इस पर क्या पॉलिटिकल पार्टियों को, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को, क्या केस नहीं करना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को मुकदमा नहीं करना चाहिए था? कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए था कि कैसे चल रहा है? क्या राष्ट्रपति को नहीं कहना चाहिए था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला करके कि भाई ये क्या देश है, आप देखो जरा संविधान की तो बड़ी अवहेलना हो रही है? क्या नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये खाली हम लोगों के डिबेट का विषय बन के रह गया है। ये जो मंदिरों में नहीं और नतीजा क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दे रहा और सरकार चुप है, तो एक हमारे गांव का आदमी कोई मंदिर में जाना चाह रहा है, वो कैसे जाना देगा? अभी एक जगह की खबर आई थी ना कि वहां 2 दलित को, रविदास समाज के लोग हैं, कहा गया कि 2 ही लोग जा सकते हैं मंदिर, वो वही पुलिस की देख रेख में उसको लाया गया। जब अदालत ने कहा, और उसके बाद वहां के लोगों ने क्या कहा कि भाई कब तक यहाँ पुलिस रहेगी? बताइए, जिस देश में राणा सांगा के नाम पर संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा हो जाता है, देश में ये जो आपकी आवाज चली गई, इस पर कोई बहस नहीं हो पाती। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और इस पे हम सबको विचार करने की जरूरत है, इवन कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है, इससे कैसे लड़ा जाए।
क्योंकि ये 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, 75 साल बाद भी अगर राष्ट्रपति मंदिर नहीं जा सकता है, राष्ट्रपति मंदिर नहीं जा सकता है, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। और हमको इस पर बाबा रामदेव तो चलिए वो धंधा कर रहा है, उसका तो कुछ दीन ईमान है नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो किनारे कर दीजिए। जैसा मैंने कहा कि अश्वनी चौबे का, बाकी प्रशांत भाई कह रहे हैं कि अश्वनी चौबे के माध्यम से, ये सही बात है कि अश्वनी चौबे जैसे नेताओं के माध्यम से आरएसएस जो है पटाखा छुड़वाता है कि फेंक करके देखते हैं क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है। अरे क्या रिएक्शन होगा आपका? जो है नीतीश कुमार को हटा के देखो, आप अभी देखो, अभी हटा दो, क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार तो अभी नहीं काम कर रहे, उनका नेता सब आपके मुट्ठी में है। लोग कह रहे हैं कि सब नेता, संजय झा मुट्ठी में है, ललन सिंह ने जो वक्फ बोर्ड पे जो भाषण दिया बिल पर, क्या है वो? पूरा आरएसएस का बिल, वो बीजेपी का स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा पढ़ा उन्होंने। तो आप हटा दो ना। लेकिन आप सबको पता है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो हिल नहीं रहा है, वो हट नहीं रहा है, तमाम कोशिशें करके आपने देख ली। और मैं दोहरा दूं, अभी नहीं रहे रवि भाई, चले गए वो जो कह रहे हैं ना नीतीश कुमार का वोट बैंक वहीं रखा हुआ है। वो आप मुख्यमंत्री उनके साथ गेम कर सकते हो, लेकिन आम आदमी में जो विश्वास पैदा किया है वो बीजेपी नहीं कर पा रही है, दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और एक लास्ट लाइन बोलूं, देखिए बिहार में जातिवाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको इग्नोर करिए चाहे जो करिए। और जातिवाद में जब आता है तो एंटी यादव, एंटी भूमिहार जो लोग हैं उनको दोनों से डर लगता है। जो आम ईबीसी के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए राजेश कुमार को बनाया है, रविदास समाज के हैं। और लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको ईबीसी के लोगों को लाना है, हमको ओबीसी के उन लोगों को लाना है जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो वो क्यों कह रहे, राहुल गांधी का वो कहना। और अगर, हालांकि अभी मुझे लगता है समय फिर भी है, 4-5 महीने तो बचा हुआ है, 4-5 महीने में चाहे राहुल गांधी तो बिहार में पूरा सिनेरियो बदल सकते हैं। और तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये भरोसा कांग्रेस को देना होगा कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जो वर्ग है नीतीश कुमार के साथ बैठा हुआ, क्या वो सुरक्षित है? क्या वो गैर यादववाद में और गैर इसमें तो नहीं फंस जाएगा वो? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो जमीनी सवाल, इसको कांग्रेस किस तरह से डील करती है। और सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है सबसे ज्यादा ईबीसी और महादलितों को असर करता है, क्योंकि पासवान समाज के जो लोग हैं, पासवान समाज के लोग तो मजे में है, इसीलिए रामविलास पासवान जी के बेटे को वोट मिल जाता है। क्योंकि वहां भी महादलित में भी अगर आप देखें तो जो रविदास समाज है, जो चमार समाज जिसको कहते हैं, वो प्रताड़ित समाज है अभी भी। जो दूसरे और समाज के लोग हैं ईबीसी में, जो कहार हैं, जो धानुक हैं, जो प्रजापति यानी कुम्हार हैं, जो मल्लाह हैं, वो सब जो है उनका कहाँ स्टेक है? तो उन सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो राहुल गांधी ने जिस तरह से बात की है और पूरा का पूरा सिनेरियो बदलने का प्रयास किया है, मुझे लगता है उससे एक भरोसा जम रहा है। लेकिन 2025 का चुनाव बिना नीतीश के अगर कोई कल्पना कर रही है बीजेपी, तो घाटे में बीजेपी रहेगी। जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको भी लगता है क्या कि अगर नीतीश को छोड़कर अगर बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़े 2025 का चुनाव बिहार का, तो बीजेपी को घाटा होगा? देखिए, अगर बीजेपी नीतीश कुमार की बैसाखी पर चल रही है तो निश्चित ही बीजेपी को कुछ न कुछ लाभ उसमें नजर आता है। लेकिन बीजेपी अपने उन छत्रों को उन लोगों को गिराने में यकीन करती है जो उसके साथ देते हैं। यही बीजेपी की गड़बड़ है और इसे ही बीजेपी जानती कि कैसे नीतीश को अंदर ही अंदर खोदा जाए, कमजोर किया जाए और फिर उन्हें एक किनारे लगाया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी के वोट जो इंटैक्ट होते हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहते होंगे, आज हैं कल नहीं रहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार अगर नीतीश कुमार को 15% वोट मिलते हैं तो हर बार मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी किसी को नहीं है। मुझे तो कम से कम नहीं है कि हर बार लोग नीतीश को ही वोट देंगे। और नीतीश मतलब ये धनंजय जी का अनुभव है, उनको बिहार के हैं, जानते हैं बेहतर तरीके से। बस मेरा अनुभव ये कि कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं देते। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस अभी भी सत्ता में होती, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से बीजेपी ने दूसरे छत्र, दूसरे मुखौटे लगा रखे, जैसे बाबा रामदेव ही उनका एक मुखौटा है जो हिंदुत्व की आड़ में है, बाबा बागेश्वर उनका एक मुखौटा है। ये तमाम मुखौटे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। बाबा बागेश्वर को बिहार घुमा रही है, बिहार में उन्हें सम्मान दिला रही है। और जिन यादव, बाबा रामदेव यादव की बात हम कर रहे हैं,
बाबा रामदेव के कर्म भी कम नहीं। उन्होंने पहले तो योग को आम फाम बनाया, बड़े बड़े गुरु श्री श्री जैसे गुरुओं से दूर हटकर मुफ्त में योग किया। और फिर जिस तरह उन्होंने मैगी के पीछे पड़े, जिस तरह बाबा आप शरबत क्रांति कर रहे हैं, तो ये सब लगता है कि ये बाबा व्यवसाय को जिस तरह ले जा रहे हैं, व्यवसाय है ये तो ठीक है आपका व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय के भी नियम कानून कायदे हैं और वे सरकार पर दबाव डालकर उन नियम कानून कायदों से बचना चाहते हैं। जिस शरबत की वो बात कर रहे हैं, वो शरबत उस शरबत बनाने वाली कंपनी के पिता, उसके 2 बेटे थे, एक बेटा पाकिस्तान चला गया, एक भारत चला गया, दोनों देशों में एक ही नाम से शरबत बिकता है। तो ये सारी बातें बाबा रामदेव को लगता है कि व्यापार के लिए राजनीति का उपयोग करना चाहिए। बाबा रामदेव मध्य प्रदेश में भी आए थे जब उन्हें इन्वेस्टर समिट में बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 200 एकड़ जमीन दे दीजिए। जब उनके नाम 25 एकड़ जमीन अलॉटमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ तो उन्होंने खम ठोकते हो कि 25 एकड़ में तो क्या मैं कबड्डी खेलूंगा, ये तो इतनी जगह मुझे नहीं चाहिए। जो व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन प्राप्त कर चुका है येन केन प्रकारेण खरीद कर सरकारी योजनाओं में, उसे ये सब चीजें पता है कि किस तरह धंधा करना है। तो धंधे की तरह वो धंधा नहीं कर रहे हैं, वो कुटिलताओं से धंधा कर रहे हैं, धंधे में गलत नीतियां वापर रहे हैं, इसीलिए उनकी दवाएं कई देशों में प्रतिबंधित है। मुझे लगता है कि बीजेपी के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है और बीजेपी धीरे धीरे इन लोगों से चंदा लेकर बिहार चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो अपनी गोटियां फिट करने में लगी हुई है। फिलहाल इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिहार चुनाव हो या और भी बीजेपी की जो अपनी गोटियां हैं उसको सेट करने फिट करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन बहुत मामले ऐसे हैं जिस पर बीजेपी फंसी हुई है और वही गोटियां फिट करने की जो बात है वो करने की कोशिश। देश किस दिशा में जा रहा है और उसमें चाहे वो आर्थिक मामला हो या सामाजिक मामला हो, कहीं ना कहीं हर तरफ कुछ न कुछ अवरोध, कुछ न कुछ रुकावट ये दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त सियासी तौर पर कितना मजबूत होगा नरेंद्र मोदी के हिसाब से, या यहाँ पर कुछ गोटी और फंसेगी नरेंद्र मोदी की, वो देखेंगे हम। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत शुक्रिया धनंजय जी, प्रशांत जी और रामलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धतरवाल साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आभार आपका। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब